प्रति सप्ताह नए नए भूतों की कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें केडी स्टूडियो भूतिया कहानी की चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। पुरानी एक किताब मिल जाती है। आशीष उस किताब को घर लाकर पढ़ता है और जानता है कि यहाँ प्राचीन मिस्र के मम्मी साधना के बारे में लिखा है। उसे सरकारी बैंक में नौकरी मिलती है, लेकिन उसकी पसंदीदा लड़की की अचानक मृत्यु की खबर से वह बहुत दुखी हो जाता है और कुछ ही दिनों में वह जल्दी से अपने कार्यस्थल की ओर निकल जाता है। कोलकाता से बहुत दूर के एक छोटे से गांव के सरकारी बैंक में उसकी पहली पोस्टिंग होती है। वहीं सरकारी सिंचाई विभाग के एक छोटे से कमरे में उसके रहने की व्यवस्था होती है। पहली रात में वह बिस्तर पर लेटकर सोचता है कि उसे जल्दी ही अधिकारियों को बताकर इस गांव से कहीं और पोस्टिंग लेनी होगी। लगभग 1 महीने काम करने के बाद उसे लगता है कि वह यहाँ काफी अच्छा है। बैंक में कोई खास काम नहीं है। घने काले बादलों के साथ भारी बारिश शुरू हो जाती है और आशीष अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। बैंक का चौकीदार गांव गया हुआ था। इतनी सुंदर लड़की इस भारी बारिश में बैंक क्यों आई है? यहां वह समझ पाता है कि असल में इस भारी बारिश से बचने के लिए ही वह लड़की बैंक में शरण ली है। कुछ समय बाद उस लड़की से बात करने पर वह जान पाता है कि वह गांव के प्रधान की बेटी है। वह शहर के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। छुट्टियों में वह अभी अपने घर आई है। इसके बाद छोटी छोटी समस्याओं के कारण आशीष प्रधान के घर आने जाने लगा। लेकिन एक दिन अचानक शाम को गांव के पास के छोटे तालाब के किनारे उसने प्रधान की बेटी को एक अज्ञात युवक के साथ देखा तो वह सोच में पड़ गया। दोनों के हाव भाव देखकर उसने समझ लिया कि उनके बीच खास रिश्ता है, इसलिए वह वहां से चला गया। अगले दिन बैंक के चौकीदार से बात करते हुए उसने तालाब के किनारे की घटना का जिक्र किया। चौकीदार ने कहा, ओह, आप प्रधान की बेटी मालती की बात कर रहे हैं। वह एक अच्छी लड़की है, शहर में पढ़ाई कर रही है और जिसे आपने देखा वह शहर के एक धनी व्यापारी का बेटा है। हमारे गांव के प्रधान महाशय ने शादी से पहले बहुत सारे तंत्र किए और कई सिद्धियां हासिल की। हमारे गांव के स्कूल के निर्माण का काम शहर के व्यापारी शुभेंदु अधिकारी को मिला था। स्कूल का निर्माण हमारे गांव के प्राचीन श्मशान से कुछ दूरी पर हो रहा था। लोगों से सुना गया था कि शुभेंदु अधिकारी स्कूल के निर्माण के लिए लाए गए सामान को चुराकर श्मशान में रख देता था और देर रात उन सामानों की तस्करी करता था और वह नियमित रूप से उस श्मशान में जाने लगा। एक रात श्मशान की किसी आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया और उसे मारने की कोशिश की। हमारे प्रधान महाशय ने अपनी तंत्र विद्या से उस बार शुभेंदु अधिकारी को खतरे से बचाया। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने वादा किया कि वह अब कभी चोरी नहीं करेगा और प्रधान की बेटी मालती से अपने बेटे दीपक अधिकारी की शादी का प्रस्ताव दिया, जिसे प्रधान ने स्वीकार कर लिया। कल जिस लड़के को आपने देखा था वह शुभेंदु अधिकारी का छोटा बेटा दीपक अधिकारी था। आशीष मन ही मन सोचता है, ठहरो, दिखाता हूं कि सबसे बड़ा साधक कौन है। उस दिन काली अमावस्या की रात थी। लगभग आधी रात को आशीष सुनसान श्मशान के एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर मिस्र की भाषा में श्लोक जपने लगता है। सामने कुछ पुराने मम्मी के कपड़े रखे थे। या रूही हक़क़ती कुल्लु उम्नियाती अना उवाफ़िक़ु अला शुरूत। कुछ समय बाद उसे लगा कि उसके सामने कोई आ गया है। आंखें खोलते ही उसने मम्मी को देखा और बहुत डर गया, लेकिन अपने उद्देश्य को याद करके फिर से मिस्र के श्लोक जपने लगा। इसी तरह करते करते वह बेहोश हो गया। सुबह की धूप आंखों पर पड़ते ही उसकी चेतना वापस आई। पिछली बार की तरह सामने कोई मम्मी नहीं थी, केवल मम्मी के कपड़े पड़े थे। जल्दी से वह वहां से अपने कमरे में आ गया। उसी दिन शाम को चौकीदार आया और उसे बताया कि दीपक अधिकारी पिछले रात अपने वॉशरूम में हार्ट अटैक से मर गया था।
उसकी लाश देखकर लग रहा था कि मरने से पहले उसने कुछ देखा था जिससे वह बहुत डर गया था। चौकीदार के चले जाने के बाद आशीष प्रधान के घर जाने के लिए निकलने वाला था, तभी उसका फोन बज उठा। दूसरी तरफ से उसे पता चला कि उसका दोस्त शुभिमल भी पिछली रात मर गया था। आशीष बहुत उदास हो गया और अपने बिस्तर पर बैठकर सोचने लगा। पिछली बार जब उसने मम्मी साधना की थी तो उसकी पसंदीदा लड़की मर गई थी और इस बार उसका करीबी दोस्त। यह सोचकर आशीष को संदेह हुआ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही वह हैरान रह गया। सामने मालती खड़ी थी। कुछ समय बात करने के बाद आशीष को समझ में आया कि उसकी कल रात की साधना सफल हुई थी। उधर शाम बीत चुकी थी और रात होने वाली थी। आशीष ने मालती को उसके घर के पास छोड़ दिया। घर के बड़े आंगन में गांव के प्रधान कालीनाथ राय बैठे थे। इस समय रात को अपनी बेटी मालती को देखकर वे हैरान हो गए, क्योंकि मालती कभी शाम के बाद घर के बाहर नहीं रहती। वे उसे कुछ पूछने ही वाले थे कि तभी उन्होंने मालती के सिर के ऊपर एक काली छाया देखी। वे चिंतित हो गए। मालती तब तक घर में प्रवेश कर चुकी थी। कालीनाथ राय ने 3-4 दिन यही देखा कि एक काली छाया मालती के पीछे पीछे चल रही थी और उसके हाव भाव में काफी बदलाव आ गया था। वे समझ गए कि उनकी बेटी को क्या हुआ है। उस रात उन्होंने महाकाली की पूजा करके सारी बात जान ली और अगले दिन सीधे आशीष के पास गए और बोले, देखो, मैंने तुम्हारी मम्मी साधना के बारे में सब कुछ जान लिया है। जो तुमने किया है उसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। जल्दी से गांव छोड़कर चले जाओ और उस मम्मी को जला दो। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आशीष को कुछ कहने का मौका दिए बिना कालीनाथ वहां से चले गए। आशीष मन ही मन थोड़ा डर गया, क्योंकि यह बात बाहर के लोगों को पता चल गई थी और उसे गुस्सा भी आया कि इतने बड़े साधक को अपमानित किया गया। आशीष ने तुरंत बदला लेने का निश्चय किया। कालीनाथ समझ गए कि वह लड़का इतनी आसानी से उनकी बात नहीं मानेगा। वह कुछ न कुछ करने की कोशिश जरूर करेगा। उन्होंने अपने एक परिचित को आशीष की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नियुक्त कर दिया। ठीक 2 दिन बाद भारी बारिश की रात में कालीनाथ राय को उनका नियुक्त गुप्तचर खबर देता है, राय साहब, खबर अच्छी है। आज रात आशीष आपकी बात के अनुसार श्मशान के कमरे में घुस चुका है। कालीनाथ के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई। उधर आशीष बारिश के कारण श्मशान के इस छोटे से कमरे में अपनी मम्मी साधना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद बाहर बारिश रुक गई और तभी अचानक कुटीर के चारों ओर आग लग जाती है। कालीनाथ राय समझ गए थे कि इस बार आशीष उनसे बदला लेगा। उन्होंने जल्दी से मम्मी साधना के बारे में ज्ञान अर्जित करना शुरू कर दिया था। मम्मी की आत्मा को रोकने का एकमात्र तरीका था मम्मी और साधक को साथ में जलाकर राख करना, और कालीनाथ ने वैसा ही किया। आशीष ने अपमानित महसूस करके बदला लेने का निश्चय किया, जिससे अंततः उसकी और दूसरों की बर्बादी हुई। यह बताता है कि बदले की भावना व्यक्ति को आत्मनाश और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की ओर ले जाती है।